Part 2, How to Build a Startup by Basant Kumar Asopa. I would request Pasanji to please have it on from here. To please share your screen and go ahead. Thank you so much, Pasanji. Thank you, Arushi ji, and all the participant members. अब एम्प्लॉयमेंट तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और नौकरियों की जो सरकारी नौकरियां हैं वो 3% तक ही मिल पाती है और प्राइवेट सेक्टर को भी मिलाएं तो 20% से ज्यादा नौकरी नहीं मिल पाती है। और हम देखते हैं कि विकसित जो भी राष्ट्र हैं उन सब में सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है, जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं, उससे उनकी जीडीपी भी बढ़ती है और अब उनको स्वतंत्रता भी रहती है। नौकरी के अंदर ट्रांसफरेबल जॉब होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता रहता है, सोसाइटी को भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, एक बंधन रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब प्रोवाइडर बनते हैं और जॉब सीकर नहीं बनते और ग्रोथ की भी अनलिमिटेड संभावनाएं रहती है। बहुत बढ़िया आ रहा है तुम्हारे जो के बारे में। तो हमें और अब आने वाले समय में अपना जो चालू कर रहा है युवा राष्ट्र बनेगा, अभी 20 में भी और 25 तक के बनाने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहेगा और उनको जॉब सीकर नहीं बन के और जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, अपने स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। इसमें जो ये कोई जो उद्यमी होता है वो कोई क्वालिटीज होती है जो एक्वायर की जा सकती है और मैं इसमें जो मुख्य क्वालिटी मानता हूँ और अपन एग्जाम्पल भी देखे हैं तो ये देख सकते हैं भाई रेफ्रिजरेटर ठीक करवाना है, अपन चाहते हैं एक अच्छा स्किल्ड आदमी आए, ऑनेस्ट भी हो और वो कौन से देखते रहते हैं, सभी पेस्टिसाइड फ्री हो, ऑर्गेनिक जैसे गेहूं वगैरह अगर खरीदें तो उनमें भी अपने को रहता है कि भाई ये दूध खरीदते हैं तो अपने को लगता है कि भाई दूध भी आजकल मिलावट कर देते हैं, विश्वास नहीं होता, ब्रांडेड लेने की कोशिश करते हैं, राजस्थान में जैसे सरस हुआ। तो एक एंटरप्रेन्योर है वो तो स्वयं क्वालिटी मेंटेन कर सकता है, अगर ये बात उसके एथिकल वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अगर वो ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है तो कोई कारण नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेस होगा। अब अपन ये देखते हैं कि उसमें टेक्निकल क्वालिटी जो है, स्किल्स है, वो कहाँ से आ सकते हैं। मेनली जॉइंट फैमिलीज, तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि उसे अपने जॉइंट फैमिली बिजनेस में और आगे कार्य करना चाहिए। अगर वो नया कुछ करना चाहेगा और शुरू से रहेगा तो उसको उस बेस को लेके और आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी अनेक संभावनाएं, आने वाले समय में तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कहाँ से ट्रेनिंग्स ली जा सकती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि फैमिली बिजनेस है तो उसी से ट्रेनिंग ली जा सकती है, या फ्रेंड सर्किल में उस तरह के बिजनेस से आदमी उसको ज्वाइन करके ट्रेंड हो सकता है। और अदरवाइज खादी ग्रामोद्योग इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरे देश में फैली हुई हैं, वो ट्रेनिंग देती हैं। ITI का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल कोर्सेज को चलाती है, जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक हुआ, जीप का मैकेनिक, मोटरसाइकिल का मैकेनिक या कंप्यूटर ऑपरेटर, ये इस तरह के नंबर ऑफ ट्रेड्स जिनकी वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग्स देती हैं। वो 8वीं से 10वीं के बाद में उनमें एडमिशन होता है और वो जिस ट्रेड में वो जाना चाहता है उसका वो, मेरे कहने को तो हाथ में वो स्किल होनी चाहिए। आज जो समस्या आ रही है, नौकरी में भी जो समस्या आती है वो ये आती है कि स्किल्ड नहीं होते। अब बीकॉम कर लिया है लेकिन अपन टैली नहीं जानते, या ये जो छोटी छोटी चीजें नहीं जानते, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने को नहीं है, तो फिर कैसे होगा।
प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, ये अपने को टेक्निकली स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। अभी इसीलिए अब चूंकि भारत सरकार ने भी एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रखी है, इसमें प्रत्येक प्रांत में भी और हर जिला हेडक्वार्टर पे ऑफिस है, जो कि जिस तरह का आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आप लेना चाहते हैं या जिस व्यवसाय में लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ व्यवसाय, नेगेटिव लिस्ट कोई हो सकती है, पॉजिटिव लिस्ट की कोई कमी नहीं है, जो भी आप चाहें ट्रेंड ले सकते हैं। स्टाइपेंड भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, प्लेसमेंट की भी कोशिश करते हैं, तो हमें उन सब का एडवांटेज लेना चाहिए। फिर दिक्कत अब अपने नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसको मानता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए, वो वाली बात है। प्रोडक्ट, युवा लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि हम करें क्या। इसके लिए अब मैं तो ये उनको सलाह दूंगा कि आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको किस में रुचि है। एक व्यक्ति उसी व्यवसाय को सफल कर देता है, एक व्यक्ति उसी विषय में असफल हो जाता है। तो अब आपको अपनी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए कुछ फाइनेंशियल लिमिट्स होती हैं। कोई भी आदमी जो व्यवसाय करना चाहता है तो शुरू में उसको अपने लिमिट्स को भी देखना पड़ेगा। और तो अब जैसे अपन एक नजर डालें, मैं थोड़ा ग्रास रूट लेवल की बात ज्यादा कर रहा हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बिल्कुल हाई थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। अभी मेरे जो कोलीग्स हैं वो आपको बड़े स्टार्टअप्स के बारे में बताएंगे, आरओसीजी भी रोजाना बड़े बड़े स्टार्टअप्स की वो प्लानिंग बनाती रहती हैं। लेकिन मैं तो अब इन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों की बात करना चाहूंगा। भाई सिलाई मशीन है, छोटी सी बात है, आज बैंकें हर गांव में पहुंची हुई है, तो बैंक्स भी सिलाई मशीन, टेलरिंग का काम सिखाती है, छोटे मोटे। इससे क्या हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ गई, धीरे धीरे इसका काफी आगे स्कोप भी है। उसी हैंडीक्राफ्ट हो गया, उसके अंदर ये और फूड प्रोसेसिंग का अपन देखें, अपन घरों में करते भी रहते हैं, जैम बना, जैसे आंवले का है, आंवले का मुरब्बा बना लेते हैं घर में, जैम बना लेते हैं और सुखा लेते हैं, उसका चूर्ण बना लेते हैं। हमारे बीकानेर में तो मैं देख करके कई बार हैरान हो जाता हूँ कि वहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं कि किरसा, खाटा, सुपारी, भुजिया, इन्हीं का ही एक बहुत बड़ा व्यवसाय वहाँ बन गया और काफी प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई। उसके अंदर मोबाइल की रिपेयरिंग का, कंप्यूटर की रिपेयरिंग का अच्छे लोग अपने को नहीं मिलते, इलेक्ट्रिसिटी की रिपेयरिंग के, और छोटी छोटी मिलें सरसों के तेल की, या मूंगफली होती है तो मूंगफली की, ये इस तरह की लगा सकते हैं। तो अपने को अपने चारों तरफ देखना है। अब जैसे अपन कई इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं या बाजार में जाएं, ऑटोमोबाइल के शॉप्स देखते हैं, सर्विस सेंटर्स देखते हैं, ऑयल मिल को देखते हैं, या ब्रिकेट बनाने की जो देखते हैं कि जो बायो वेस्ट होता है उसकी ब्रिक्स बना देते हैं, तो वो घर में जलाने में भी काम आती है और ब्रिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होती है और दूसरी जगह भी यूज़ होती है। तो फर्नीचर का जैसे हो गया, तो ये अपन इस तरह का अपने जो रुचि के अनुसार काम है उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट अपन बनाना चाहते हैं तो उसके कितने उसका खर्चा लगेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी, अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्वयं का कितना पैसा लगा सकते हैं, लोन कितने रुपए का लेना है, गवर्नमेंट से सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये सब बातें। और इसके अलावा जगह, भूमि, ये सब, और कहाँ से लेंगे, क्या क्या उनके प्राइसेस होंगे, और वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन भी बहुत जरूरी है। एक आइटम होता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, उसका सही असेसमेंट नहीं हो तो अगर लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी लगा दें और कार्यशील पूंजी में अभाव आ गया तो अपन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना,
मार्केटिंग कहाँ करेंगे, और जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, और इन सब का एस्टिमेशन बड़ा रियलिस्टिक वे में करना चाहिए। इनमें कंटिजेंसीज भी अपने को प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने में 6 महीने साल भर लगता है तो उसका हम एस्टिमेशन कर पाएं। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अपने को देखनी चाहिए। ये अपन एक जैसे भावनात्मक रूप से इसमें नहीं चल सकते कि भी मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट और यही काम करूंगा। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि लोन रीपे किया जा सके। और क्योंकि फाइनेंशियल अपन जो लोन वगैरह लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो जाती है, उसमें अपन कर्जदार भी हो सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट का सक्सेस होना बहुत जरूरी है तो उसकी स्टडी बहुत अच्छी तरह से अपने को करनी चाहिए। नेक्स्ट, सेल्स और सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात मैंने कर ही ली कि ठीक है, सेल्स से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, चलो मैं थोड़ा और बता दूं कि वर्किंग कैपिटल का जो एस्टिमेशन अपन कर लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स और अदर एक्सपेंसेस ये जोड़ करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। और जो सेल्स अपनी उसमें होगी उसमें से ये अपन प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं। ये एक मैंने स्केलेटन प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ये प्रोफॉर्मा सा दिया है, अपन इसको सभी में ही भाग, सभी के अंदर ले सकते हैं। जैसे चाहे इवन सर्विस यूनिट भी हो, इवन शॉप भी हो, और चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो, ऐसा अपन कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अपने बात की थी भी ऑन कैपिटल कितनी है। अब अपन जो प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ऑन कैपिटल जनरली कम पड़ जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑन कैपिटल तो कुछ ज़्यादा ही लेनी चाहिए। और उसके लिए फिर कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लॉन्ग टर्म लोन लेना आवश्यक रहता है। और हम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये बड़ी पॉपुलर स्कीम है। इसमें 25 लाख तक के लोन कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उद्योग केंद्र में और खादी ग्रामोद्योग के अंदर ऑनलाइन अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब्सिडी भी अपने को मिलती है, 35% तक की सब्सिडी रूरल क्षेत्र के हिसाब से, और महिलाओं को SC ST ये इस तरह डिपेंड करती है। तो इस और एक ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी काफी पॉपुलर है। जनरली जो युवा लोग हैं इनके पास में कोलेटरल सिक्योरिटी जमानत देने के लिए नहीं होती, नए होते हैं बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उनको 10 लाख तक का लोन बिना जमानत के भी मिल सकता है। नाबार्ड है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश करता है। और पहले बैंकें इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह को लोन कम देती थी, तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFCs एक्ट 1951 के अंतर्गत सभी स्टेट्स में ये स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो काम करता है। और लगभग जिला मुख्यालय पर एक कार्यालय होता है। ये इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए विशेष रूप से होता है। और अब तो बैंक चूंकि हर जगह पहुंच गई, हर छोटे से छोटे गांव तक चली गई, तो ये फाइनेंसिंग का काम गांव मतलब लोकल स्तर पर बैंकिंग करने लगी। और बैंकें इवन छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करती हैं, और वो बहुत माइक्रो फाइनेंस भी करने लगी बैंकें। तो अपन उनसे कांटेक्ट करके और संबंधित योजनाओं का फायदा लेना चाहिए। कुछ एग्री स्टार्टअप के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। किसान हैं, किसानों के लिए तो अब सरकार बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। क्रेडिट कार्ड्स लगभग किसानों को देने की कोशिश कर रही है, आधे से ज़्यादा किसानों को दे चुकी होगी। और सहकारी समितियां जगह जगह बनी हुई है। कोऑपरेटिव सेक्टर में उनको फाइनेंसिंग किया जाता है, बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए। और सभी हर जिले मुख्यालय के ऊपर कृषि विभाग बने हुए हैं जो किसानों को जो भी रिसर्च होती है, नए नए जो बीज आते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये वेजिटेबल पॉली हाउसेस में अब पानी जहाँ कम अवेलेबल होता है तो वहाँ पानी को स्टोर किया जा सकता है। गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी देती है, पॉली हाउस बना करके, और उसी जमीन पर 3 या 4 बार अपन सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बड़ा प्रचलन चल रहा है। और फार्म के साथ में अब
मेड़ पर जैसे मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, फलदार पौधे लगा सकते हैं, और इसके साथ में मुर्गी पालन या ये मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, जो भी संभव हो अपनी एग्रीकल्चर की इनकम को बढ़ाने के लिए वो कर सकते हैं। अगर बंजर जमीन है तो सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, सोलर पैनल लगाए जा सकता है। सोलर पैनल लगाने से ये इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है और 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर का उत्पादन बिजली का फायदा अपने को मिल सकता है। तो और अब सरकार ये चाहती है कि किसानों अपने जगह के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए, वेयर हाउसेस बनाए, या जो भी उस रिलैक्सेशन हर जगह दे दी गई है कि कोई परमिशन बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के अंदर वो उसके अंदर इंडस्ट्री लगा सकता है। चालू है। थैंक यू।